आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का। ये अध्याय 3 का भाग 2 है। अध्याय जो 3 का भाग 1 हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ लिया है। इस चैप्टर का नाम है 12वीं सदी का पुनर्जागरण या मध्यकालीन यूरोप का पुनर्जागरण। इसको दोनों बोल सकते हैं। और पिछला वाला में हम लोग पढ़ लिए थे कि पुनर्जागरण क्या होता है, पुनर्जागरण क्यों हुआ, उसका क्या क्या कारण हुए। पुनर्जागरण के एक बार और बता देते हैं। पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जगना, मतलब फिर से जगना, उसको पुनर्जागरण कहते हैं। और पुनर्जागरण का परिभाषा भी बताए थे। तो देखिए पुनर्जागरण ये तो बता दिए थे। अब इसके आगे हम लोग एक करके पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण में क्या क्या परिवर्तन हुआ, किस किस चीज में क्षेत्र में परिवर्तन। जैसे बताए थे दर्शन शास्त्र में, दर्शन में परिवर्तन हुआ, विज्ञान में परिवर्तन हुआ, कला में परिवर्तन हुआ, गणित में परिवर्तन हुआ। ये सब परिवर्तन हुए। तो ये कैसे कैसे परिवर्तन हुए वो पूरा परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है मध्यकालीन यूरोप में दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों का वर्णन करें, ये सब आ जाता है। तो ध्यान से इसको देखिएगा क्या होता है। तो दर्शन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ, दर्शन के क्षेत्र में तो मध्यकाल में जो यूरोप के लोग थे, मध्यकाल में यूरोप के लोग जो थे वो दर्शन शास्त्र में अभिरुचि लेने लगे थे। ये दर्शन शास्त्र में अभिरुचि लेने लगे थे। और ये अंधविश्वास और चमत्कार जैसे चीजों पर कम भरोसा करने लगे थे कि अंधविश्वास, ये चमत्कार भी कुछ होता है, कैसे जादू कुछ भी हो गया, कुछ भी, ये सब इस पर अब कम भरोसा करने लगे थे। और ये इनका भरोसा अब कहाँ बढ़ने लगा था, ये बढ़ने लगा था दर्शन शास्त्र की तरफ। दर्शन शास्त्र ये क्या होता है कि ये जीवन के बारे में बताया जाता है। इसमें जीवन के बारे में कि कोई भी बात बताई जाती है ऐसे कि हाँ जीवन ऐसे चलता है इस तरह। जैसे अरस्तु का हम बताए थे, उनका एक लाइन है, ये भी दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता है कि कुछ भी सीखना बच्चों का खेल नहीं है, बिना दर्द के हम कुछ सीख नहीं सकते हैं। तो ये क्या हुआ, फिलोसफी। और देखिए फिलोसफी हुआ तो ये देखिए, तो ये जीवन के बारे में बता रहे हैं। सच बात है कि नहीं है, कुछ भी हम बिना दर्द के नहीं सीख सकते। दर्द का मतलब ये नहीं कि दर्द होना चाहिए। अब इसको सीखने के लिए हो गया हाँ कहीं दर्द तो हो नहीं रहा है हमको, अरे वैसा दर्द नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सीखने के लिए मेहनत चाहिए होता है। और मेहनत में क्या होता है, वो मेहनत करना पड़ता है। और ऐसे ही कुछ भी चीज हम नहीं सीख सकते हैं। तो ये जीवन के बारे में बताया जा रहा है। तो जीवन के बारे में अब समझने लगे थे। और अंधविश्वास से इनका ध्यान हटने लगा था। ये अंधविश्वास से और वाद विवाद का मतलब जानते हैं, वाद विवाद, किसी भी बात पर वाद विवाद करने लगे थे। ये यानी कि चर्चा होने लगा था, किसी भी बात पर चर्चा होने लगा। ग्रुप डिस्कशन जानते हैं, ग्रुप डिस्कशन 5-6-7 लोगों का ग्रुप बन जाता है और किसी भी एक टॉपिक पर बात होता है कि ये कोई नकारात्मक बोलेगा, उसको कोई सकारात्मक बोलेगा। नकारात्मक बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, सकारात्मक बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। इससे होता ये है कि उस टॉपिक का सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, यानी कि नकारात्मक भी और सकारात्मक भी, क्या क्या सही होंगे, क्या क्या गलत होंगे। किसी भी चीज का वर्णन करना होता है तो ग्रुप डिस्कशन कर लेने पर क्या होता है कि सब नकारात्मक और सकारात्मक पहलू सब होता है। क्योंकि कुछ लोग उसके बारे में नकारात्मक बोलते हैं, कुछ सकारात्मक बोलते हैं। और कौन सही होता है वो अंतिम निर्णय निकल जाता है। तो वही हुआ कि ये लोग वाद विवाद करने लगे थे, मतलब आपसी बातचीत और चर्चा, किसी भी विषय पर क्या करने लगे थे, चर्चा करने लगे थे। उसके बाद हुआ ये था बायोथियस द्वारा जो अरस्तु के जो रचना था, रचना का अनुवाद किया जाने लगा। अनुवाद किया जाने लगा और लोग पढ़ने लगे। वो भी कारण नहीं बताए थे कि अनुवाद किया जाने लगा था। और प्रिंटिंग जो कागज का भी आविष्कार हो गया था। तो इससे क्या हुआ था कि आम लोगों तक अरस्तु की जो बातें हैं, जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जो महान बातें हैं, वो किसके पास पहुंचने लगी थी, ये आम लोगों के पास पहुंचने लगी थी। और पहुंचने से हुआ ये कि आम लोग भी अपनी जिंदगी के बारे में समझने लगे थे और जानने लगे थे कि जिंदगी में क्या करने पर क्या होता है और क्या नहीं करने पर क्या नहीं होता है। यानी कि अरस्तु के बहुत बड़ी बड़ी जो बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो आम लोगों तक पहुंचने लगी थी। और अरस्तु और पालूटो की रचना लोगों तक पहुंचने लगी थी।
लोगों तक क्या हुई थी, पहुंचने लगी थी। अब अरस्तु और प्लूटो एक बार और बता दे कौन थे। अरस्तु जो थे वो सिकंदर पा जानते हैं ना, सिकंदर जो भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था, यहाँ से लौट कर चला गया था, हार कर यहाँ से गया था, ये उसी के गुरु थे। अरस्तु के गुरु प्लूटो थे, और अरस्तु किसके गुरु थे, वो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। ये जो सिकंदर जब छोटा था तो उसके जो पिता थे, उसके पिता ने इसको बुलाया था, ये अरस्तु को बुलाया था उसको पढ़ाने के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए, क्योंकि अरस्तु बहुत अच्छे ज्ञानी थे। ये दर्शन के क्षेत्र में नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में भी, ये रचना और भी बहुत सारे रचना, संगीत, ये तर्क शास्त्र, ये सब बहुत सारी रचनाएं इनकी थी। तो उन्होंने बुलाया था ये राजा फिलिप्स ने, उनके पिता का क्या नाम था, ये सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप्स। तो उन्होंने बुलाया था ये अरस्तु को। राजनीति भी जानते थे, तभी ना इतना अच्छा उसको बना पाए, सिकंदर को इतना अच्छा राजनीतिज्ञ बना पाए, ताकि वो दूसरों को भी साम्राज्य जीतता था। जितना ऐसे कोई बॉल से सिर्फ नहीं ना जीत सकते दूसरे का साम्राज्य दूसरे को जीतने के लिए, राज्य दूसरे को जीतने के लिए और भी बहुत कुछ की जरूरत पड़ती है, बुद्धि की जरूरत पड़ती है। हराना कैसे है उसको हराना कैसे है, ये भी जरूरत पड़ता है, बॉल से सिर्फ नहीं हो जाएगा। तो वही बात इन्होंने बहुत कुछ उसको सिखाया था अरस्तु ने। अब इनकी रचनाएं कई गो क्षेत्र में, अरस्तु की रचना कई गो क्षेत्र में, जैसे दर्शन शास्त्र, और उसके बाद संगीत के क्षेत्र में भी, संगीत, तर्क शास्त्र, राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान, भौतिकी और भी कई विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत सारे इनकी रचनाएं हैं। और इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान को इनको पिता कहा जाता है। आपको पता है या अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इस दर्शन के क्षेत्र में तो अच्छे थे, साथ में विज्ञान के क्षेत्र में ये मतलब सब चीज जानते थे, ठीक ठाक, बहुत अच्छा तरह से जानते थे। अब क्यों इनको बायोलॉजी का पिता कहा जाता है, क्योंकि 500 प्रकार के विविध जंतुओं के बारे में यानी कि रचना, उनकी प्रजातियों के बारे में और बहुत कुछ, उसके वृद्धि विकास के बारे में इन्होंने रचना किया था। आपने जो लिखा था उसमें ये 500 विविध जंतुओं के बारे में इन्होंने लिखा था। ये सबसे पहले यही थे जो जंतुओं के बारे में इन्होंने लिखा था, इसीलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, यानी कि जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। हमें लगता है कि समझ में अरस्तु के बारे में बढ़िया से आ गया होगा, इन्होंने किस तरह से रचना किया। और बहुत सारी इनकी कलाकृतियां हैं जो अनुवादित की गई, बहुत सारी कलाकृतियां जो इनकी कृतियां लिख सकते हैं, कृतियां अनुवादित की गई और आम लोगों तक पहुंचाई गई और आम लोगों तक ही पहुंच गया। उसके बाद देख लेते हैं विज्ञान। उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तन आया, रॉबर्ट ग्रोस्टेस्ट ने इंद्रधनुष पर निबंध लिखा। अब निबंध तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन इन्होंने अलग प्रकार का निबंध लिखा जिसमें इन्होंने जिक्र किया। इससे पहले लोग चश्मा नहीं पहनते थे, तो जिसमें यह लिखा कि जो दूर की वस्तुएं हैं वो नजदीक भी हम देख सकते हैं। जो दूर इंद्रधनुष इतना दिखाई दे रहा है उसमें नजदीक देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, इन्होंने नेत्र का भी एक चित्र बनाया, लिखा कि दूर की वस्तु नजदीक देख सकते हैं। और इन्होंने इतना लिखकर बस छोड़ दिया, इनका अपने रचना में, किताब में इतना लिखकर छोड़ दिया। उसके बाद इनके जो शिष्य ने पूरा अच्छा तरह से बताया कि कैसे दूर की वस्तु को नजदीक देख सकते हैं, यानी किस चीजों का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे शिष्य ने बताया कि कैसे दूर की वस्तु को नजदीक देख सकते हैं, वस्तु को नजदीक
देख सकते हैं। इन्होंने बताया कि कैसे दूर की वस्तु को नजदीक देख सकता है। और इसके बाद चश्मा का आविष्कार हो गया। किसका आविष्कार हुआ? चश्मा का, ध्यान रखिएगा। इसके बाद चश्मा का आविष्कार हुआ, चश्मा का आविष्कार हुआ। इससे पहले चश्मा नहीं बना था, आविष्कार हुआ। और इसमें एक अरस्तु का तो नाम आ ही जाएगा, क्योंकि ये भौतिक के क्षेत्र में और विज्ञान, ये जीव विज्ञान के, भौतिकी के क्षेत्र में और जीव विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने परिवर्तन, महान काम किया ही था, परिवर्तन आया ही था। तो इसमें क्या अरस्तु का भी नाम आया था। अरस्तु द्वारा रचनाएं भी हैं। अरस्तु द्वारा रचनाएं भी है। और सारे जो रचना करने वाले थे उन्होंने भी अरस्तु का जो रचना है उनका अनुवाद किया। और गणित के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन आया। गणित के क्षेत्र में परिवर्तन आया। अब इसको किताबों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता था। ऐसे बस इन्होंने तो ऐसे अपने रचना कर दिया था ना, इनकी बातों को अनुवाद कर करके ये लोगों तक, उनकी भाषाओं में, जो लोग समझते हैं उनकी भाषाओं में अनुवाद कर करके, और ये लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचाया जाता था। हमें लगता है कि बहुत अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा कि क्या है, कैसे है, ये कैसे विज्ञान में परिवर्तन आया, कैसे दर्शन में परिवर्तन आया। ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। ध्यान रखिएगा इस बात पे, ये क्वेश्चन आता है। हमें लगता है कि बहुत अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया होगा।